नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज जो मैं अभी प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों को लेकर। और अगले प्रकरण में हमने पढ़ा था नेपोलियन बोनापार्ट की विजय। नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों के एक एक बिंदु के ऊपर विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस बिंदु को पढ़ाने से पहले कि जिंदगी इतनी शिद्दत के साथ जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ। अरे जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। अरे पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। चले अपन नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों को लेकर आपके सामने पुनः। नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धि आप जानते, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म इटली में हुआ था, यह आपको सभी को पता है। 15 अगस्त 1769 को। पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट और माता का नाम लेटिसिया था, वो आप सभी को पता है। अपन एक एक बिंदु की ऊपर बात करेंगे, उसने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की। प्रशासनिक सुधार संबंधित कार्य किया था, आर्थिक सुधार भी किया नेपोलियन बोनापार्ट ने, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार भी किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, शांति व्यवस्था संबंधित कार्य किया, अन्य सुधारवादी कार्य किए, अन्य में कोई भी आ सकता है, न्यायालय संबंधित न्याय व्यवस्था में परिवर्तन भी करता है, नई विधि संहिता जो कानून में भी परिवर्तन किया, पोप के साथ समझौता किया, पोप होते थे उनके साथ उन्होंने समझौता किया, विधि संहिता की विशेषता में परिवर्तन, नेपोलियन का मूल्यांकन, एक एक बिंदु के ऊपर विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप अंतिम समय तक मेरे साथ बने रहें, आप एक एक बिंदु के ऊपर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। चले पहले बिंदु की बात करें। देखो अपन नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस का शासक बनता है, फ्रांस का सम्राट बनता है 1804 ईस्वी के अंतर्गत वो फ्रांस का सम्राट बनता है। फिर वो क्या क्या सुधार कार्य करता है, परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए तो आप एक एक बिंदु को लिखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से अच्छे नंबर आएंगे। आप जैसे ही आप बिंदु को दर्शाते हैं तो आगे वाला देखने वाला देखेगा कि जिसने ये एक एक बिंदु को अगर सही लिखा है इसका मतलब वो उसको प्रश्न पूरा आता है। चलो, प्रशासनिक सुधार संबंधित कार्य। क्रांति से पूर्व जो प्रशासन में अव्यवस्था फैली हुई थी, भ्रष्टाचार फैला हुआ था, कर्मचारी भ्रष्ट लोग थे, तो उसने जैसे ही सम्राट बना तो इसके बाद में प्रशासन में वो क्या करता है, सुधार करता है। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। पहले क्या होता था कि जो प्रशासन है वो प्रधानों के द्वारा चलाया जाता था, प्रधान लोग होते थे वो प्रशासन चलाते थे। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट शासक बनते ही प्रशासन को, ये प्रशासन है, प्रशासन पूरे प्रशासन को जिलों में विभक्त करता है। किसमें विभक्त करता है? जिलों में। जिलों को उप जिलों में विभक्त करता है, उप जिलों में, उप जिलों में विभक्त करता है। उप जिलों को नगरों में विभक्त करता है, नगरों में विभक्त करता है। जिलों के अधिकारी को प्रीफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिलों के अधिकारी थे उसको क्या कहो? प्रीफेक्ट, प्रीफेक्ट कहा जाता है। और उप जिलों के अधिकारी को उप प्रीफेक्ट कहा जाता था। और नगरों के अधिकारी को मेयर कहा जाता था, मेयर कहा जाता था। सभी अधिकारी नियुक्त किए गए थे प्रशासन को चलाने के लिए, उन्होंने अधिकारी अलग अलग नियुक्त किए गए। कई जगहों पर उन्होंने सैनिक अधिकारियों को भी रखा था प्रशासन में, कई जगहों पर सैनिक अधिकारियों को भी
रखा था, अधिकारियों को भी रखा था। उसने कहीं जगहों पर सैनिक अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरा प्रशासन, चाहे वो प्रांतीय हो चाहे स्थानीय प्रांतों, स्थानीय शासन को अपने नियंत्रण में रखा था। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्थानीय व प्रांतीय शासन को अपने नियंत्रण में रखा था और कठोर नियंत्रण बनाए रखा था अपने प्रशासन के ऊपर। नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बनने के बाद अपने प्रशासन में करता है सुधार। फ्रांस का प्रशासन को, फ्रांस को जिलों में विभक्त करता है, जिलों को उपजिलों में और उपजिलों को नगरों में विभक्त करता है। जिलों के अधिकारी को प्रीफेक्ट और उपजिलों के अधिकारी को उप प्रीफेक्ट, नगरों के अधिकारी को मेयर कहा जाता था। सारा प्रांतीय और स्थानीय शासन नेपोलियन बोनापार्ट के नियंत्रण में था, केंद्रीय नियंत्रण में था। ये सभी प्रशासन में उसने सुधार कार्य किए थे नेपोलियन बोनापार्ट। एक एक बिंदु पर बात करेंगे अपन। अगले बिंदु की अगर हम बात करें, अगले बिंदु की, वो है आर्थिक सुधार। क्रांति के कारण फ्रांस है वो आर्थिक स्थिति फ्रांस की पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। लोग बहुत गरीब हो चुके थे, आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी थी फ्रांस की। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बनता है तो वो अर्थव्यवस्था में क्या करता है, सुधार। आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए नए नियम और कानून बनाते। कौन सा नया नियम और कानून बनाता है, देखिएगा। उसने आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए यातायात के साधनों में सुधार किया। क्या किया? यातायात के साधनों में क्या किया? यातायात के साधनों में क्या किया? सुधार किया। यातायात के साधनों के द्वारा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। दूसरा, अपने आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए आर्थिक स्थिति में अपने द्वारा जो पराजित देश थे, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया, प्रसा को पराजित किया, तो पराजित करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट अपने सेना के खर्चा वहन करने के लिए उनसे हर्जाने के रूप में पैसे वसूल करता था। पराजित देशों से सेना का खर्च का हर्जाना वसूल करना। पराजित देशों से सेना का खर्च वसूल करना, यह भी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का काम किया। दूसरा, उसने आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए पहले जो कर व टैक्स वसूल करने का काम है, वो क्रांति से पूर्व कर व टैक्स वसूल करने का काम स्थानीय कर्मचारी करते थे, स्थानीय लोग करते थे। लेकिन उसके बाद आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उसने खुद के अपने कर्मचारी नियुक्त किए। क्या किए? कर वसूल करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की। सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति? कर्मचारियों की नियुक्ति की, कर व टैक्स वसूल करने के लिए। यह भी उसने सुधार किए। उसने सोने व चांदी की दर निर्धारित की। आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने सोना व चांदी की दर निर्धारित की। क्या की? निर्धारित की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए। यह भी उसने आर्थिक स्थिति में सुधार करने का काम किया। उसने आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए दशलम प्रणाली को भी अपनाया नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए खाद्य सामग्री वितरण में भी परिवर्तन किया। फ्रांस के अंदर उसने
खाद्य सामग्री वितरण में भी परिवर्तन कर दिया। वितरण में क्या परिवर्तन कर दिया कि जो वास्तविक दृष्टि से गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको ही खाद्य सामग्री दी जाए, अन्य दूसरों को नहीं दी जाए। उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए, व्यापार और वाणिज्य में सुधार करने के लिए उन्होंने एक व्यापार समिति का निर्माण किया। अपने व्यापार और वाणिज्य में सुधार करने के लिए ये उन्होंने एक एक बिंदु पर बात की है जो अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए। यातायात के साधनों में सुधार किया, अर्थव्यवस्था सुधारने, पराजित देशों से सेना का खर्चा वसूल कर दिया। कर पहले स्थानीय लोग वसूल करते थे, फिर उन्होंने अपने खुद के सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए। सोना व चांदी की दर निर्धारित कर दी। खाद्य सामग्री में वितरण में परिवर्तन कर दिया। और एक काम उसने और किया, वो काम था कि व्यापार और वाणिज्य में उन्नति करने के लिए व्यापार आयोग का गठन किया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। ये उनके सारे कार्य अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए काम किए नेपोलियन बोनापार्ट। अगर आपका प्रश्न आ जाए तो अर्थव्यवस्था के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। अपन एक एक बिंदु की और बात करेंगे अपन। आप मेरे अंतिम समय तक बने रहे मेरे साथ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। दो बिंदुओं पर बात की, अब शिक्षा के क्षेत्र में नेपोलियन बोनापार्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए जो बड़े बड़े नगर थे, बड़े बड़े नगर और गांव थे, वहां पर उसने प्राइमरी उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए नगर और गांवों में। और इन प्राइमरी एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा देने के लिए उसने शिक्षकों को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? शिक्षकों को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? शिक्षकों को नियुक्त किया। और शिक्षकों को वेतन कौन देता था? राज्य के द्वारा शिक्षकों को वेतन दिया जाता था। राज्य के पहले शिक्षा है वो चर्च में पोप और पादरियों के द्वारा दी जाती थी, लेकिन क्रांति होने के बाद में इसमें परिवर्तन हुआ। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए प्राइमरी उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले, जहां पर शिक्षक नियुक्त किए और शिक्षकों को वेतन राज्य की ओर से दिए जाते थे। उन्होंने अपनी राजधानी पेरिस में विश्वविद्यालय स्थापित किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए उन्होंने अपनी एक राजधानी पेरिस में विश्वविद्यालय स्थापित किया। कौन सा विद्यालय? विश्वविद्यालय स्थापित किया पेरिस में। कौन सा विद्यालय स्थापित कर दिया? विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए जो गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र और विद्यार्थी थे, उनके लिए छात्रवृत्ति योजना चलाई। गरीब विद्यार्थियों के लिए, गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की योजना चलाई। छात्रवृत्ति की योजना चलाई, उनको छात्रवृत्ति दी जाने लगी। नेपोलियन इस बोनापार्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए फ्रांस के अंतर्गत जितने भी कलाकार हुए, संगीतकार, शिल्पकार,
कलाकार, संगीतकार, शिल्पकार, वाणिज्यकार, इन सभी को समय समय पर प्रोत्साहन दिया जाता था, पुरस्कार दिया जाता था, ताकि उसका उत्साहवर्धन हो सके। सभी को प्रोत्साहन देता था। उसने विज्ञान और वाणिज्य के लिए अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना भी की। नेपोलियन बोनापार्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए, बहुत अच्छे काम किए शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट को इतिहास में आज स्वर्ण अक्षरों से याद किया जाता है। उसको विश्व विजेता भी कहा जाता है। वीएस स्मिथ ने, हमारे भारत के शासक समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। चलो एक एक बिंदु पर बात कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उसने बहुत उल्लेखनीय, नेपोलियन बोनापार्ट शिक्षा के क्षेत्र में उसने प्राइमरी और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की। वहां पर शिक्षक नियुक्त किए, उनको वेतन राज्य की ओर से दिए जाते थे। उन्होंने अपने पेरिस में विश्वविद्यालय की स्थापना की। गरीब और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की योजना चलाई, जिसमें उनको छात्रवृत्ति दी जाती थी। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना भी की। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपने फ्रांस के अंदर कलाकार, संगीतकार, शिल्पकार आदि को समय समय के ऊपर उन्होंने समय समय पर उनको प्रोत्साहन भी किया। चलो अगले बिंदु की बात कर रहे हैं अपन, अगले बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। शांति व्यवस्था संबंधित कार्य क्या किए? नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप में शांति स्थापित करना चाहता था कि पूरा यूरोप मेरे अधीन रहे, जितने भी राजा कर्मचारी मेरे अधीन रहे, पूरे यूरोप में शांति व्यवस्था। इसलिए उसने एक जैसी कानून व्यवस्था अपनाई कि कानून सभी के लिए समान रहेगा। सरकारी कर्मचारी में कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी लोगों को सरकारी कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उसने सभी जनता के प्रति उदार नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? उदार नीति अपनाई। अगर कोई भी व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट का विद्रोह करता था, विद्रोह कर दिया भाई किसी ने, तो नेपोलियन बोनापार्ट उसको कठोर दंड देता था। कौन सा दंड देता था? कठोर से कठोर दंड नेपोलियन बोनापार्ट देता था। नेपोलियन बोनापार्ट में यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए उदार प्रवृत्ति की नीति अपनाई। उसका विद्रोह करने वाले को वो कठोर से कठोर दंड देता था नेपोलियन बोनापार्ट। चले नेपोलियन बोनापार्ट के एक एक बिंदु पर बात करेंगे अपन। चले आगे बढ़े। अन्य सुधारवादी कार्य उसने क्या क्या किए नेपोलियन बोनापार्ट ने? अन्य सुधारवादी कार्य नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किए? नेपोलियन बोनापार्ट ने अन्य सुधारवादी कार्य के अंदर जो उसके फ्रांस में जो बेकारी फैली हुई थी, बेकारी, बेरोजगारी, बेकारी को फैली हुई थी, उसको समाप्त किया। क्या कर दिया? बेकारी को उसने पूरी तरह से समाप्त किया। जो उसके अंदर फैली हुई थी, फ्रांस के अंदर बेकारी और बेरोजगारी की चपेट में लोग थे, उसको पूरी तरह से उसने समाप्त कर दी। लोगों की सुविधा के लिए उसने सड़कों का निर्माण करवाया, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई, चौड़ी चौड़ी उसने सड़कें बनाई, बांधों का निर्माण किया, सड़कों के चारों ओर उसने पेड़ लगाए। चारों ओर उसने क्या लगाए थे? अन्य सुधारवादी कार्यों के अंदर सड़कों के चारों ओर उसने क्या लगाए? पेड़ लगाए। उसने एक अजायब घर बनाया, अजायब घरों का भी निर्माण कराया। अजायब घरों का भी निर्माण करवाया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसने यातायात के साधनों का भी विकास किया, यातायात के साधनों का भी विकास किया। उसने कृषि के क्षेत्र में भी, सिंचाई के क्षेत्र में भी, लोगों में भी उसमें विकास कार्य किए। उसने बहुत सारा
नेपोलियन बोनापार्ट ने अन्य सुधारवादी कार्यों में फ्रांस में फैली हुई बेकारी एवं बेरोजगारी को समाप्त कर दिया। साथ में सड़कों का निर्माण करवा दिया, बांधों का निर्माण करवा दिया। सड़कों के चारों ओर उसने पेड़ पौधे लगवाए। साथ में उसने अजायब घर का भी निर्माण करवा दिया और यातायात के साधनों का भी विकास किया। अन्य सुधारवादी कार्यों के अंतर्गत नेपोलियन बोनापार्ट ने ये सारे काम किए थे। अगले बिंदु की बात करें अपन, अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगले बिंदु न्यायालय संबंधित कार्य। कौन सा कार्य है? न्यायालय संबंधित कार्य। फ्रांस की क्रांति से पहले राजा के द्वारा स्वयं न्याय किया जाता था। राजा के द्वारा अगर कोई न्याय किया जाता था वो सर्वोपरि हुआ करता था, उसका कोई विद्रोह नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही फ्रांस की क्रांति के बाद न्यायालय संबंधित न्याय में नेपोलियन बोनापार्ट ने परिवर्तन कर दिया। उसने प्रत्येक जिलों में उसने सिविल कोर्ट का निर्माण करवा दिया। सिविल कोर्ट का निर्माण करवा दिया और प्रत्येक विभाग में फौजदारी न्यायालय बनाया। फौजदारी न्यायालय स्थापित किया। न्यायालय स्थापित किया किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। सिविल कोर्ट का निर्माण करवा दिया, फौजदारी न्यायालय स्थापित करवा दिया। प्रत्येक कोर्ट के अंतर्गत फौजदारी न्यायालय। नेपोलियन बोनापार्ट इस न्यायालय में जितने भी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो नेपोलियन बोनापार्ट पेरिस से करता था। कहां से की जाती थी? पेरिस से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। और ये न्यायाधीश है वो न्याय करने का काम करते थे। क्या करने का काम करते थे? न्यायाधीश न्याय करने का काम किया करते थे। चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी के साथ समान न्याय होगा, ऐसा नेपोलियन बोनापार्ट का मानना था। नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रत्येक जिलों में एक सिविल कोर्ट और प्रत्येक विभाग में फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की। वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की, वो पेरिस से नियुक्ति की जाती थी। और न्यायालय का काम न्याय करना, और न्यायालय को केंद्र के नियंत्रण में रखा गया। न्यायपालिका को, न्यायालय को केंद्र के नियंत्रण में रखा गया था। किसके नियंत्रण में? केंद्र के नियंत्रण में रखा गया नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। आप लोगों को यहां तक समझ में आया? देखो, मैंने एक एक बिंदु के ऊपर बात की है। सिविल कोर्ट निर्माण किया, फौजदारी, प्रत्येक विभाग में फौजदारी न्यायालय स्थापित हुआ, आपने न्यायाधीश नियुक्त किए और न्यायाधीश पेरिस से नियुक्त किए जाते थे और न्यायालय को केंद्र के नियंत्रण में रखा गया था। चलो, अगली बात करें अपन अगले बिंदु की ओर। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो नई विधि संहिता। नई विधि संहिता। नेपोलियन बोनापार्ट का मानना था कि जितनी प्रसिद्धि मुझे मेरे युद्धों से नहीं मिली, नेपोलियन ने जीवन काल में 40 युद्ध लड़े, जितनी मुझे प्रसिद्धि युद्धों से नहीं मिली उतनी प्रसिद्धि मुझे मेरी विधि संहिता मेरे लिए सर्वोपरि हुआ करती है। विधि संहिता मेरे लिए गौरवपूर्ण है। विधि संहिता है वो मेरे लिए गौरवपूर्ण है। क्या है? गौरवपूर्ण है। जितनी मुझे खुशी युद्धों से नहीं हुई उतनी खुशी मेरी विधि संहिता से होती है। विधि संहिता कि नेपोलियन बोनापार्ट का मानना था कि मेरा द्वारा जो बनाया हुआ कानून है वो चिरस्थायी रहे, वो हमेशा ऐसा ही कानून बना रहे, ऐसा कानून वो बनाना चाहता था, वो गौरवपूर्ण रहे। तो पहले क्या होता था, जो प्रांतों के अंदर, प्रांतों और केंद्र में अलग अलग कानून बने हुए थे। क्या हुआ था? प्रांतों वो केंद्र में अलग अलग प्रकार के कानून बने हुए थे। कानून सभी के समान नहीं थे, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने एक जैसा कानून बना दिया।
सभी के लिए कानून समान है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। पहले क्या होता था कि विशेषाधिकार वर्ग और विशेषाधिकार रहित दोनों वर्गों के बीच न्याय के आधार पर समानता नहीं होती थी, लेकिन बाद में ऐसा कानून बनाया गया, यानी समानता का कानून बनाया गया। फिर सभी एक जैसा कानून बनाया गया, ये नई विधि संहिता के अंतर्गत। अपन बात कर रहे हैं एक बिंदु पर, समय के अभाव होने के कारण। पोप के साथ समझौता। फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति हुई, क्रांति के बाद पोप के जो विशेषाधिकार था, जैसे ये पोप है उसको विशेषाधिकार था। क्या था? विशेषाधिकार। ये विशेषाधिकार उनके समाप्त कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। विशेषाधिकार उनके समाप्त कर दिए गए थे, जिसके कारण ये पोप हैं वो फ्रांस छोड़कर किसी अन्य देश के अंदर चले गए थे। उनके विशेषाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गए। ये पोप है वो नेपोलियन बोनापार्ट के विद्रोह में खड़े हो गए थे, विद्रोह की भावना उसमें उत्पन्न हो गई थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट अपने शासन को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित बनाना चाहता था। इसके लिए उसने पोप के साथ समझौता कर दिया, पोप के साथ समझौता कर दिया। इसमें उसने ये शर्त रखी कि जितने भी पोप फ्रांस की क्रांति के बाद जो फ्रांस छोड़कर चले गए हैं उनको पुनः आमंत्रित किया गया। उनको राज्य की ओर से राज्य की ओर से उनको हर्जाना यानी पैसे दिया जाता, राजकोष से राशि दी जाने लगी। कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म घोषित किया गया, कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया था पोप के साथ समझौता करने के बाद में, जिसके कारण पोप और नेपोलियन बोनापार्ट दोनों के मध्य समझौता हुआ, क्योंकि वो अपने शासन को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित करना चाहता था नेपोलियन बोनापार्ट। एक एक बिंदु पर बात। नेपोलियन बोनापार्ट अपने शासन प्रशासन को सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए उसने पोप के साथ पुनः समझौता किया। क्रांति से पहले पोप के क्रांति के बाद पोप के विशेषाधिकार को पूरी तरह से समाप्त किया गया था, जिसके कारण पोप फ्रांस छोड़कर किसी अन्य देश के अंदर चले गए थे। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट और पोप के मध्य दोनों के मध्य समझौता हुआ, जिसके कारण कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया और पोप जितने भी ये धर्म अनुयायी थे उनको पुनः फ्रांस में आमंत्रित किया गया और राजकोष से उनको राजकोष से पैसे दिए जाने लगे और उनके साथ अच्छा संबंध स्थापित कर दिया गया। चलो, विधि संहिता की विशेषता क्या थी? भूमि पर सभी के किसानों को, भूमि पर सभी को भूमि का स्वामित्व सभी किसानों को प्राप्त हुआ, किसान खुश हो गए। मजदूरों और मालिकों के मध्य जो संघर्ष हो रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। मालिकों को विशेष अधिकार दिए गए थे कि अब आप संघर्ष नहीं करेंगे, नहीं आपको किसी प्रकार का यूनियन बनाना है, ये भी समाप्त कर दिए गए थे। और सभी ये विधि संहिता में उनकी कुछ विशेषता थी। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। नेपोलियन की मूल्यांकन करें, नेपोलियन का अगर मूल्यांकन करें, नेपोलियन एक वीर शासी एवं वीर योद्धा था और वीर योद्धा होने के कारण विश्व विजेता का सपना देखता है। और सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। इस प्रकार नेपोलियन की तुलना हम सीजर, सिकंदर से कर सकते हैं। दो लोगों से इसकी तुलना कर सकते हैं नेपोलियन की। और देखो अपने ये नेपोलियन है, ये नेपोलियन वीर शासी एवं कूटनीतिज्ञ होने के कारण इसने ऑस्ट्रेलिया, प्रशा और यहाँ तक कि इंग्लैंड को भी धूल छिटा दी थी। इतना ये महान व्यक्ति था, लेकिन कई ऐसी गलतियां उससे हुई थी जिसके कारण ये पतन की गर्त के अंतर्गत चला गया। और अगले वीडियो में हम आपको नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे धन्यवाद अर्पित करता हूँ और इस वीडियो के ऊपर मुझे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।